आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कल परिमेय संख्या हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, उसमें कुछ बच गया था, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या को जो है हम लोग Q से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? Q से दर्शाते हैं परिमेय संख्या को। जैसे प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, n से दर्शाते हैं, और पूर्ण संख्या को हम लोग होल नंबर बोलते हैं, उसको W से दर्शाते हैं। उसी तरह से परिमेय संख्या को Q से दर्शाते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या को Q से दर्शाया जाता है। और एक टॉपिक हम लोग का छूट गया था, जैसे परिमेय संख्या के बारे में बोले थे कि जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और Q बराबर जो है शून्य नहीं होना चाहिए। ये बोले थे ना कि Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, यह हम आज जानेंगे। तो मान लिया जाए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 13/0, तो यह जो है क्या हो जाएगा P/Q। तो यहाँ Q के बराबर में क्या है? शून्य है। तो ऐसा परिमेय संख्या नहीं होता है, बट्टा में शून्य नहीं होता है। यहाँ पे आपका अगर 0/13 लिख दिया जाए तो यह संभव है, लेकिन 13/0 संभव नहीं है। ऐसा क्यों होता है, यह आज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, जैसे इसका क्या मतलब है कि इसे 13 में 0 से भाग देना। कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे आपका 4 है बट्टा 2 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि 4 में हमें 2 से क्या करना है? भाग देना है। तो 2 से भाग देने के लिए आप करते क्या है? 2 का टेबल हम इसमें पढ़ के लगाते हैं। जैसे 2 का टेबल 2 इकाई 2, 2 दूना 4, है ना। तो हम क्या करें, 2 के टेबल में पहले 1 से हम गुना किए, ठीक है, नहीं लगा, फिर 2 से गुना किए तो यहाँ लग गया। तो यहाँ पे इसको नीचे लिख लेते हैं। जैसे 4 में हमें 2 से देना था भाग, तो यहाँ पे देखिए हम कर क्या रहे हैं, 2 में पहले 1 से गुना कर रहे हैं, फिर 2 में किससे गुना करें? 2 से गुना करें। तो 2 में 2 से जब गुना किए तो हमें 4 आ गया, तो हमने भाग लगा दिया, तो यहाँ कितना बच गया? शेष 0। ऐसा हो गया। अगर यहाँ पे 13 है, इसका मतलब क्या है कि 13 में हमें 0 से भाग देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? शून्य का पहाड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो शून्य का पहाड़ा ढूंढने के लिए क्या करते हैं? शून्य का पहाड़ा अगर बनाएंगे तो शून्य में पहले क्या करेंगे? 1 से गुना करेंगे। तो शून्य में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना किया जाता है तो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो यहाँ 0 में 1 से गुना किए तो क्या हो गया? 0। फिर जो है आप 0 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। किसी भी संख्या में अगर आप 0 से गुना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? जब 0 हो जाएगा तो कभी भी 13 आएगा ही नहीं। इसीलिए इसको जो है 13/0 को अगर हम कहें, इसको कहते हैं अपरिभाषित। अगर किसी भी परिमेय संख्या के बट्टा में 0 हो तो उसे क्या कहा जाता है? अपरिभाषित कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि 5/0, वही मतलब है जो इसका बट्टा का मतलब है। 5/0 का मतलब है कि इसे 5 में 0 से भाग देना, या 5/2 लिखना। क्लियर? यही मतलब है। इसका ही मतलब होता है 5/2। ठीक है, सॉरी 5/0 है ना, तो 0। तो यहाँ 0 जब देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो हमें यहाँ समझना था कि Q बराबर 0 काहे नहीं होता है। जब भी किसी भी संख्या के बट्टा में 0 हो तो उसको क्या लिखेंगे? अपरिभाषित लिखेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है सो पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसे किसी संख्या में 0 से भाग देने से 0 होता है, नहीं। 0 से भाग देने से 0 नहीं होता है। 0 का जब आप टेबल
अगर बनाएंगे तो किसी न किसी संख्या से गुना करेंगे। टेबल बनाने के पहले 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे। तो यह मैथ में रूल है कि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चाहे कितना ही बड़ा संख्या रहे, अगर उसमें आप 0 से गुना करते हैं तो संख्या कितना हो जाएगा, 0, शून्य हो जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए यह क्या है, अपरिभाषित है। तो 5/2 यह भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 5/2 भी, 5/0 भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर। परिमेय संख्या के बारे में और हम डिटेल जानेंगे। जैसे देखिए रूट अंडर जो है 25, यह रूट के अंदर में है, फिर भी यह क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, तो यहाँ देखिए रूट 25 का जो है वैल्यू कितना आता है, 5। उसी प्रकार से आप यहाँ देखेंगे 49, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, 7। तो परिमेय संख्या का नियम होता है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ केवल आपको 5 दिखाई दे रहा है, तो फिर ये परिमेय संख्या क्यों हो गया। तो देखिए 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर हम 5 में भाग देंगे तो 5 मरतबे में लगेगा, तो जितना है उतना रह जाएगा। उसी प्रकार से 7 को जो है 7 बटे अपने आवश्यकता के अनुसार हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बट्टा में 1 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ P/Q के रूप में हो गया ना। Q बराबर केवल 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर यहाँ कितना आ रहा है, 1। तो Q बराबर 1 आ रहा है, इसीलिए यह जो 1 है यह 5 का 25 रूट अंडर 25 का यह मान है। यह भी रूट अंडर 25 का मान है और यह भी है। तो यह एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार यह 49 जो है, इसका मान जो है यह भी हो सकता है, और यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ही। और Q बराबर 0 नहीं है, कितना है, 1 है। इसीलिए यह जो संख्या है आपका परिमेय संख्या है। तो ऐसा होता कैसे है यह जानेंगे। यहाँ देखेंगे जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर कितना आया, 1। 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 4। 3 का स्क्वायर किया तो 9। 4 का स्क्वायर किया तो 16। 5 का स्क्वायर किया तो 25, और 6 का स्क्वायर किया तो 36, और 7 का स्क्वायर किया तो 49। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो यह जो संख्या यहाँ पे यह जो सब प्राप्त हुआ है, इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि जिसका वर्ग पूरा पूरा निकल जाए। तो जैसे 1 के बाद तो हम डायरेक्ट 2 लिए हैं, तो जब 2 लिए हैं तो इसमें बीच में कोई संख्या नहीं छूटा। तो 1 का स्क्वायर किए तो 1 आ गया, और 2 का स्क्वायर किए तो 4 आ गया। तो इसमें जो संख्या, अगर यह संख्या बीच में क्या बच रहा है, आपका बच रहा है 2, और क्या बच रहा है, 3। तो यह अगर रूट के अंदर में रहेगा तो यह एक जो है परिमेय संख्या नहीं है। रूट अंडर 2 और रूट अंडर 3 जो है ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करते तो अगर आता तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो जैसे 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो ऐसा जो संख्या बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। और 2 और 3 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ देखिए जैसे 2 के बाद तो बीच में संख्या हमने नहीं छोड़ा, 2 के बाद क्या लिया, 3। तो 3 का जब हम स्क्वायर किए हैं तो 9 आया है।
तो 9 कैसा संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन इस बीच में क्या क्या छूट गया? 4 के बाद आपका 5 छूट गया, 6 छूट गया, 7 छूट गया और 8 छूट गया। अगर यह रूट के अंदर में रहता तो यह जो है आपका परिमेय संख्या नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ दे कि √5 जो है एक परिमेय संख्या क्यों नहीं है, तो आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि 5 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कि 5 को 2 ऐसे भाग में हम नहीं बांट सकते हैं बराबर बराबर भाग में। 5 को अगर बराबर भाग में बांट देते, 2 से भाग देते, अगर पूरा पूरा 2 भाग में बट जाता तो वह क्या हो जाता? पूर्ण वर्ग संख्या होता, तो वह परिमेय संख्या होता। लेकिन 5 ऐसा संख्या नहीं है कि जो उसको बराबर 2 भागों में बांटा जा सके। 4 जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 4 को आप भाग दीजिएगा 2 से, तो 2 बराबर भागों में बट जाएगा। 2 और 2 4 हो गया। इसीलिए तो इसका जवाब क्या होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर? परिमेय संख्या जो है आपका घनात्मक भी होता है। घनात्मक परिमेय संख्या, घनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या भी होता है। यहाँ पे समझेंगे परिमेय संख्या जो है घनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो घनात्मक को जो है, घनात्मक को हम लोग प्लस भी, जैसे पॉजिटिव होता है ना, तो इससे सूचित करते हैं। और ऋणात्मक को है को ऐसा भी हम लिख सकते हैं माइनस भी। मतलब घनात्मक ये हो गया और ये हो गया ऋणात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर। ठीक है? तो परिमेय संख्या जो है आपका पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। घनात्मक परिमेय संख्या भी होता है और ऋणात्मक परिमेय संख्या भी होता है। तो घनात्मक परिमेय संख्या का पहचान क्या है? तो जैसे परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो वह P/Q जो है दोनों का जो है चिन्ह जो है समान होगा, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर दोनों का चिन्ह समान होगा। दोनों का चिन्ह क्या होगा? समान होगा। और इस ऋणात्मक में क्या हो जाएगा? अंश व हर दोनों का चिन्ह भिन्न भिन्न होगा, है ना, अलग होगा। जैसे ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा तो P/Q के रूप में जो व्यक्त करेंगे, दोनों का चिन्ह क्या होगा? भिन्न होगा। एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। लेकिन इसमें कह रहा है घनात्मक परिमेय संख्या में दोनों का चिन्ह क्या होगा? समान होगा। तो चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल, है ना। देखिए, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 2/5, तो यह घनात्मक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? घनात्मक परिमेय संख्या है। इस संख्या के जैसे यह क्या हो गया? P और यह क्या हो गया? Q। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो दोनों का अंश व हर का दोनों का चिन्ह क्या है? समान है। इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है। नहीं कुछ रहता है तो उसको क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। इसका मतलब है कि 2/5 जो है यह कैसा संख्या है? यह आपका घनात्मक परिमेय
संख्या है। यह आपका घनात्मक परिमेय संख्या हो गया। दोनों का चिन्ह समान रहेगा तो वह घनात्मक परिमेय संख्या हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -12/-15। तो आपको लग रहा होगा कि यह माइनस का चिन्ह है, निगेटिव साइन दिया हुआ है, फिर भी यह घनात्मक परिमेय संख्या कैसे हो गया? तो देखिए, इसको आप अगर ऐसा है -12/-15 है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या? फिर तो बचेगा 12/15 ही बचेगा, है ना। तो यह जो है आपका क्या है? 12/15 यह एक घनात्मक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब है यह जो -12/15 है यह एक कैसा संख्या है? घनात्मक परिमेय संख्या है। यह घनात्मक परिमेय संख्या है। क्लियर? माइनस में है, इसके बावजूद भी क्या है? घनात्मक परिमेय संख्या है। आपको लिखाया भी है कि दोनों का चिन्ह जो है अगर समान रहेगा तो वह कैसा संख्या रहेगा? घनात्मक परिमेय संख्या रहेगा। या तो प्लस में हो या माइनस में हो, अंश व हर का दोनों का चिन्ह समान रहेगा, प्लस हो या माइनस हो, तो वह आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, घनात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो देखिए, ऋणात्मक परिमेय संख्या में हमने क्या कहा था कि दोनों का जो है चिन्ह अंश व हर का क्या हो? भिन्न हो। जैसे मान लिया जाए 2/5 ही लेते हैं तो -2/5, इसका मतलब है एक अंश का जो साइन है माइनस में है तो हर का साइन कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो दोनों का चिन्ह भिन्न है ना। तो यह जो संख्या आपका है यह संख्या क्या कहलाएगा? ऋणात्मक परिमेय संख्या। यह कैसा संख्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अगर इसी साइन को हम बदल देते हैं 2/-5 कर देते हैं तो ऊपर में प्लस का चिन्ह है और नीचे में क्या है? माइनस का चिन्ह है। तो अंश व हर का जो चिन्ह है क्या है? भिन्न है। इसीलिए यह जो संख्या है यह आपका कैसा संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यह ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पे देखा कि घनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? घनात्मक परिमेय संख्या उसे कहते हैं अंश व हर का जो चिन्ह है, साइन है, वह दोनों समान हो, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, उसे हम क्या कहेंगे? घनात्मक परिमेय संख्या। दूसरा हमने देखा ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो अंश व हर का चिन्ह जो है अलग अलग हो। अगर एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, या ऊपर में प्लस हो या नीचे में प्लस हो, है ना। मतलब दोनों अंश व हर दोनों क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए, तो वह आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर? अब हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप। परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप, इसी को हम लोग कहते हैं मानक रूप। परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप या मानक रूप कहते हैं, क्लियर? तो ये क्या होता है यह देखिएगा। जैसे यहाँ पे 25/, यहाँ पे हम देते हैं 30, तो यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? तो इसको छोटा करना है। जैसे 25/30 है, इसको छोटा करेंगे तो कैसे? 5 से 5 25 और 5 6 30, तो क्या हो गया? 5/6 हो गया। तो 25/30 का जो है यह 5/6 जो है यह क्या है? सरलतम रूप है। सरलतम रूप, इसी को क्या कहते हैं? मानक रूप, है ना। तो आपसे परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप पूछेगा तो उसको क्या करना है? छोटा कर देना। मानक रूप का मतलब है उसको छोटा कर देना है। क्लियर? तो
तो 25/30 का मानक रूप क्या हो जाएगा? 5/6। आपसे पूछेगा 25/30 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा? तो 5/6। समझ में गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम कन्फ्यूजन आपका दूर करना चाहते हैं। जैसे 2/-5 लिखा रहता है, कभी भी ऐसा परिमेय संख्या आप नहीं देखिएगा, है ना। परिमेय संख्या कहता है कि हमें नीचा में माइनस नहीं चाहिए, हर में हमें माइनस नहीं चाहिए। मतलब परिमेय संख्या को ये बात अच्छा नहीं लगता है। कहने का मतलब है जो चीज़ हर में दिया हुआ है उसको अगर आप ऊपर कर दीजिए, कह रहा है कि उसको ऊपर कर दीजिए, -2/5 कर दीजिए, है ना, तो ये एक्सेप्ट करेगा। या परिमेय संख्या कहता है ऐसे भी आप नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखिए -2/5। मतलब न 2 के आगे लगाइएगा तो डायरेक्ट बीच में माइनस लगाइए, -2/5, है ना। तो यह और यह और यह तीनों क्या है? सेम ही है। जैसे 2/-5 यह जैसा मान है वैसा ही उसका मान जो है -2/5 या -2/5, यह तीनों क्या है? एक ही जैसा है। परिमेय संख्या कहता है कि आपको अगर माइनस लगाना है तो उसी माइनस को हर में लगाइए, है ना, या दोनों के आगे लगाइए। तो हर में नहीं लगाइए, अंश में लगाइए, है ना, या दोनों के आगे लगाइए। यह तीनों क्या है? सेम ही है, ठीक है। तो परिमेय संख्या हमेशा जो लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, नीचे में हर में माइनस नहीं लगाएंगे परिमेय संख्या लिखते समय, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या। दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे एक संख्या लेते हैं 3 और दूसरा संख्या लेते हैं 4। तो आपसे 3 व 4 के मध्य, 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या अगर आपसे ऐसा पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, है ना। 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या, तो यहाँ ध्यान देंगे, नोट करके लिखेंगे कि दो संख्याओं के मध्य जो परिमेय संख्या जो होता है ना, अनंत होता है, मतलब उसका कोई सीमा नहीं है। जैसे इतना तो आप जानते हैं कि 3 और 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों एक परिमेय संख्या है? कि 3 के नीचे कुछ नहीं, अगर बट्टा हम एक अपने मन से लगा सकते हैं तो 3/1 हो गया और 4/1 हो गया, तो यह भी एक परिमेय संख्या हो गया और यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। तो 3 व 4 जो है यहाँ पे परिमेय संख्या है। तो इसके मध्य, मतलब दो संख्याओं के मध्य जो परिमेय संख्या होता है अनंत होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे 3 और 4 है ना, इसके बीच में हम आपको पहले लिख लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अनंत होता है। लिखिए इसको, दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या अनंत होता है। कैसे होता है यहाँ देखिएगा। जैसे 3 है तो हम लिख सकते हैं 3.01 लिख सकते हैं। ये 3 और 4 के बीच में ही है ना, दशमलव है। ऐसा लिख सकते हैं 3.02 लिख सकते हैं, 3.03 लिख सकते हैं, 3.04 लिख सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे 3.001 लिख सकते हैं,
3.0002 ऐसा भी लिख सकते हैं। इस तरह से जो है 3 से 4 के बीच में जाने के लिए आपको जो परिमेय संख्या है क्या है, अनंत है, उसका गिनती नहीं किया जा सकता है। तो एग्जाम में आपको क्या पूछेगा, आपको कहेगा कि दो संख्याओं के ठीक मध्य परिमेय संख्या कौन सी है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या, तो 3 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या अनंत है, लेकिन ठीक बीच में कोई संख्या होगा। तो आपसे इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ देखेंगे 3 व 4 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या, यह फिक्स होगा। मतलब 3 और 4 के मध्य ठीक परिमेय संख्या पूछेगा, ठीक बीचों बीच वाला, तो क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 + 4 और भाग दे देंगे 2 से। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/2, और इसको भाग दीजिए तो देखिए 7 में अगर आप 2 से भाग देंगे तो 2 × 6 बचेगा, 1 नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, 0 2 × 10, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो आपका यहाँ पे 7/2 का मान कितना है, 3.5। तो 3 और 4 के ठीक मध्य, जो एकदम बीचों बीच जो है, यह आपका परिमेय संख्या होगा। 3 और 4 के ठीक मध्य की जो परिमेय संख्या क्या है, 3.5। इसको दशमलव हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 35/10 हो जाएगा। तो ये आपका ठीक मध्य अगर पूछेगा तो आपका निकल जाएगा, समझ गए। उसी प्रकार से जैसे मान लिया जाए 1/2 व 1/4 के ठीक मध्य की परिमेय संख्या, अगर ऐसा रहेगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे 1/2 और 1/4, तो सेम प्रोसेस करेंगे। हम क्या करेंगे, 1/2 + 1/4, इसको प्लस कर दिए और इसके पूरे में बट्टा हम क्या कर देंगे, 2। तो ऊपर बट्टा का आप जोड़ जानते हैं, यहाँ 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 मरतबा मिलेगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, प्लस 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और इसके बट्टा में हमें क्या कर देना है, 2 कर देना है। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3, और बट्टा 4, इसके बट्टा में 2 हो जाएगा, और इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है तो पलट जाएगा। तो आपका 3 बट्टा में 2 में 4 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो आपका जो है 1 और 2, 1/2 व 1/4 के ठीक मध्य जो परिमेय संख्या है वह 3/8 होगा। क्लियर। यहाँ देखेंगे 1/3 व 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। यहाँ जो है अब जो है नया तरीका है, यह आपसे प्रश्न पूछेगा, इस तरह से पूछेगा, जैसे 1/3 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है। तो दो संख्याओं के बीच में तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि अनंत परिमेय संख्या होता है। अब 5 परिमेय संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे, हर को समान करने पर सबसे पहला काम क्या करना है, हर को समान करना है। तो हर इसका कितना है, 3 और 2 है। तो हर को समान करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का आप एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 मरतब में 1, यहाँ 3 बच जाएगा, फिर 3 मरतब में 1, ख़त्म हो गया। तो आपका जो है एलसीएम जो है इसका कितना आया, तो 2 गुने 3 तो कितना आया 6, आपका 6 आया। तो अब 6 जो आया है तो 3 को भी हमें 6 करना है और 2 को भी 6 करना है, क्लियर। तो हर को समान करेंगे तो 1/3 है, तो 3 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 में 2 से गुना करना पड़ेगा, तब यह 6 हो जाएगा। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो भिन्न का नियम है कि अगर किसी भी संख्या में अगर ऊपर में गुना करते हैं तो नीचे में भी गुना कीजिए, और नीचे में गुना करते हैं तो ऊपर में भी गुना कीजिए। ऐसा करेंगे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके मान में परिवर्तन आ जाएगा। तो नीचे में गुना किए हैं 2 से, तो ऊपर में भी 2 से अगर गुना कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/3 के में मान में परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार 1/2 है, तो 2 को क्या करना है, 6 बनाना है, एलसीएम कितना है 6। तो इसमें क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो नीचे में 3 से गुना किए हैं तो रूल कहता है कि ऊपर में भी 3 से गुना करना पड़ेगा, क्लियर। तो आपका संख्या जो प्राप्त हो गया 2/6 और यह जो प्राप्त हो गया 3/6, एक यह संख्या 2/6 और एक यह संख्या 3/6, दोनों का हर समान हो गया। अब जितना संख्या आपसे पूछेगा उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो आपसे पूछ कितना रहा है 5, तो 6 है ना, तो 1 जोड़ करके क्या करना है, तो हमसे पूछ रहा है कितना 5, तो 6 से जो है दोनों संख्या में नीचे ऊपर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो गया 2/6 और एक संख्या प्राप्त हो गया 3/6 प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब हमें 5 संख्या पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 + 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और इस 6 से नीचे ऊपर दोनों गुना कर देंगे। तो देखिए 6 से ऊपर में भी गुना करेंगे और 6 से नीचे में भी गुना करेंगे, ऐसा नियम ही है। तो ऊपर नीचे 6 से गुना करेंगे तो संख्या आपका प्राप्त हो गया 6 दूना 12/36, और इसका संख्या प्राप्त हो गया 6 18/36। तो एक संख्या आपको प्राप्त हो गया 12/36, एक संख्या प्राप्त हो गया 18/36। तो इसके मध्य हमको कितना संख्या चाहिए 5, तो ऑटोमेटिक 5 संख्या आ जाएगा। देखिए 12 के बाद क्या होता है 13, तो 13/36 एक संख्या आया। 13 के बाद क्या होता है 14, तो 14/36 दूसरा संख्या मिला। फिर 14 के बाद क्या होता है 15, तो 15/36, और इसके बाद क्या होता है 16, तो 16/36। इसके बाद क्या होता है 17/36, इसके बाद 18/36 होता है। तो इसके बीच में ही चाहिए, इसको भी छोड़ना है और उसको भी छोड़ना है, दोनों को बीच में देखिए आ गया। 1 2 3 4 5 संख्या मिल गया। तो जितना संख्या पूछेगा उससे 1 बढ़ा करके उसके संख्या में ऊपर नीचे से गुना कर देंगे, तो जितना संख्या पूछेगा उतना संख्या आपको 2 संख्याओं के बीच में मिल जाएगा। इससे पहले क्या करेंगे, हर को पहले समान करेंगे एलसीएम लेकर के, है ना। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए।